हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो एसएसबी पीजीटी एजुकेशन के सिलेबस में हम इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन ये टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जी। इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, सिग्नलिंग थ्योरी, वो मैं आपको लास्ट लेक्चर में जो कि हाफ एन आवर का था अराउंड, सो उसमें करवा चुकी हूँ। आई होप आपने वो देख लिया हो अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो। ठीक है, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इसका क्या रिलेशनशिप है, मतलब एजुकेशन की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब कितना होगा, क्या होगा, होगा नहीं होगा, कैसे होगा। सो वो चीजें जो है हमें पता होनी चाहिए। तो थोड़ा सा मैं बेसिक मॉडल्स भी डिस्कस करूंगी, इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए ताकि जो मॉडल्स में नाम है वो आपके दिमाग में थोड़े से रहें कि अगर बाय चांस कोई चीज डीप से आ जाती है तो आप उसको कर पाए। ठीक है, अदरवाइज अगर आप बिल्कुल ही ये है कि बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है और नहीं है देखने का टाइम आपके पास, ठीक है, तो आप फिर वही एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आप इन जनरल सोचिए इसके बारे में। कैसे सोचेंगे आप कि एजुकेशन से रिलेटेड जो जो चीजें हैं, मतलब एजुकेशन की वजह से ही हमारा देश तरक्की कर पा रहा है इकोनॉमिक लेवल पे। ठीक है, सो वो सारे रीजंस, वो सारी चीजें इस टॉपिक के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। कितना भी बड़ा इस टॉपिक को हम बना सकते हैं, बट मैं इसको कंसाइज और लिमिटेड रखने की कोशिश करूंगी कि पहले आपको हिस्टोरिकल एस्पेक्ट जो है वो समझाया जाए कि क्या सोचा जा रहा था इस बारे में, और फिर जो है कि इन जनरल जो कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट मैं आपको बता रही हूँ वो समझाया जाए। ठीक है, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। सो फ्री में सब्सक्राइब करना तो बनता है अगर आपको थोड़ा सा भी फायदा हो रहा है तो। सो देखिए, रिलेशनशिप जो है ना एजुकेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ का या इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वो होता है ना, बुनियादी प्रिंसिपल है किस लिए, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन की ब्रांच के लिए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ये हमारे लिए ये जानना कि एजुकेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप को जानने के लिए अगर मैं इकोनॉमिस्ट के पर्सपेक्टिव से देखूं तो वो दो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप एजुकेशनिस्ट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो सिर्फ जो वो होता है ना दिमाग में जो चीजें आप सोच रहे हैं वो वाला जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो रहेगा। इकोनॉमिस्ट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो जो चीजें पहले हो चुकी हैं वो हमें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, सो ये दो फ्रेमवर्क लेके चलते हैं। एक है ग्रोथ अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, यानी ग्रोथ को अकाउंट कीजिए, यानी कि उसके बारे में देखिए कि कैसे वो ग्रोथ हो रही है, क्यों हो रही है। ठीक है, जो कि किसने किया, सोलो, डेनिसन और बाकी जो लोग फॉलो करते थे उन्होंने किया। देन है मॉडर्न और एंडोजीनियस ग्रोथ थियरीज, क्योंकि यहां पर एक जगह पे हम पढ़ेंगे कि जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है ना, कि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे करके, हम उसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो वो जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है उसको यहां पर इन्होंने एक्सोजीनियस प्रोसेस बोल दिया था, यानी कि एक्सोजीनियस मतलब एक्सटर्नल फैक्टर है वो देखा जाए तो। बट जो मॉडर्न थियरिस्ट थे उन्होंने जो है एंडोजीनियस ग्रोथ थियरीज दी, जिसमें वो उस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को एंडोजीनियस यानी इंटरनल फैक्टर जो है वो मानते हैं। ठीक है, इसमें रोमर, एरो, लुकास इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। दीज टू फ्रेमवर्क्स जो है उनको हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई होप आपको इतना ओवरऑल समझ आया हो कि हम क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं। ग्रोथ अकाउंटिंग फ्रेमवर्क तो मैंने बताया था ना आपको, बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ है इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ वाली ब्रांच को आए हुए, 5 डेकेड हमने बोले थे, यानी 1950 की अगर हम बात करें, सो ग्रोथ जो है वो वहां पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रैपिड हो रही थी, बहुत ज्यादा हो रही थी। ठीक है, अब इस एक्सपीरियंस को जानने के लिए, इस एक्सपीरियंस में मतलब चीजें देखने के लिए जो इकोनॉमिस्ट थे ना, उन्होंने ये रिकॉग्नाइज करना शुरू किया कि टिंगबर्गन, जो कि एक इंसान है, ऑब्वियसली इंसान का नाम है, उन्होंने 1942 में ये शो किया कि जो कॉब और डुगल्स की एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन है, मतलब ये मॉडल था उनका जिसमें जो वो रिलेशनशिप देखना चाह रहे थे प्रोडक्शन आउटपुट और प्रोडक्शन इनपुट में, कि आप कितना इनपुट दे रहे हैं, कितना आउटपुट आपको मिल रहा है। ठीक है, सो उसमें ये टिनबर्गन ने क्या नोटिस किया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जो ग्रोथ है ना, मतलब एक लार्ज पार्ट किससे रिलेटेड, नेशनल इनकम पर कैपिटा से रिलेटेड, उसकी ग्रोथ से रिलेटेड, वो अनएक्सप्लेन्ड छोड़ दिया गया है, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया। आपको रटने की जरूरत नहीं, आप सुन लीजिए। ठीक है, सो वहां पे वो पार्ट अनएक्सप्लेन्ड छोड़ दिया गया है, और ये फैक्ट कब रीडिस्कवर किया गया, 1950s में नॉर्वे, फिनलैंड और यूएस में इसको रीडिस्कवर किया गया कि हाँ कुछ हुआ।
या कुछ छूट गया। अब जो छूटा हुआ पार्ट था, जो अनएक्सप्लेन्ड पार्ट था, उसको हम रेजिडुअल बोल रहे हैं और उसको बहुत सारी डेजिग्नेशन दी गई कि शायद इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर पाए हों क्योंकि टेक्निकल चेंज हो रही है, ह्यूमन फैक्टर आ गया, या इग्नोरेंस हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं, या मेजर ऑफ इग्नोरेंस। सो वो सारी चीजों को इन्होंने, जो भी चीजें बची थी उनको रेजिडुअल के नाम पे कुछ कुछ नाम दे दिए। ठीक है, जनरली ये माना जाता है, अग्री किया जाता है कि एजुकेशन जो है वो बहुत वाइटल एलिमेंट है किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, और सबसे पहला अटेम्प्ट की एजुकेशन का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा ग्रोथ की तरफ, वो डेनिसन ने किया था। और उन्होंने आर्ग्यू किया, इन्होंने 1964 में बोली ये चीज, और उन्होंने क्या आर्ग्यू किया कि जो यूएस की नेशनल इनकम है ना, वो 1929 से लेके 1982 में, यानी कि अगर मैं मानूं कि यहाँ पे 1 थी 1929 में, सो इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो 1982 में वो 23 हो गई, यानी उसका सॉरी 1 का 23% बढ़ गई वो। ठीक है, यानी अगर यहाँ 100 थी, सो 100 का 3% 23% बढ़ के 123 हो गई वो। ओके, सो पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि इन्होंने एक जो ग्रोथ बताई ना, कि जो 23% रीसेंट इंक्रीज हुआ है ना 1929 से 1982 तक नेशनल इनकम में, ये इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने जो अपनी लेबर फोर्स थी उसको एजुकेट किया, उसकी एजुकेशन हुई, लेबर फोर्स की जो लेबर काम कर रही थी उसकी एजुकेशन हुई, उसको एजुकेट किया गया, उस वजह से ये नेशनल इनकम बढ़ती हुई नजर आई, ये बढ़ी। ओके, ऑल्दो जो डेनिसन है, इनकी बात बस इतनी सी ध्यान रखिएगा कि अच्छा ठीक है, इन्होंने बोला सबसे पहले कंट्रीब्यूशन के बारे में कि एजुकेशन कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है ग्रोथ में, बट इनकी जो चीजें थी जो इन्होंने बताई, वो इन्होंने बिना, वो बोल सकते हैं आप, बिना सर पैर के या बिना किसी एक्सप्लेनेशन के बताई बहुत सारी चीजें। इन्होंने अकाउंटिंग द इफेक्ट ऑफ स्केल इकोनॉमीज जो है, यानी स्केल इकोनॉमीज का जो इफेक्ट लिया उसको अकाउंट किया, तो वो आर्बिट्रेरी एज्यूम कर ली चीजें, जो रेजिडुअल्स थे उनको सिर्फ सपोज कर लिया कि हाँ इफेक्ट जो है एडवांसमेंट का रहेगा। सो वो बहुत क्लैरिटी से चीजें इन्होंने नहीं बताई, बस हम इतना समझ सकते हैं कि हाँ एजुकेशन की वजह से, लेबर फोर्स को एजुकेट करने की वजह से यूएस में 1929 और 1982 इनकी अगर हम इकोनॉमी को कंपेयर करेंगे, नेशनल इनकम को कंपेयर करेंगे, तो वो 23% इंक्रीज जो है वो हमें देखने को मिलेगा, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ एजुकेशन। और जो ये हम बात कर रहे हैं ये क्या है, अकाउंटिंग हो रही है ग्रोथ की। हम एक वो होता है ना कि कंटिन्यूटी में क्या क्या चीजें हुई, अकाउंट्स क्या होते हैं, हम हिसाब किताब रखते हैं, वही तो है, तो वो ग्रोथ का हिसाब किताब रखा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद ये तो डेनिसन थे, इसके बाद हैरोल्ड और डोमर, इन्होंने एक मॉडल दिया जो हम इकोनॉमिक्स में तो पढ़ते ही हैं, हैरोल्ड डोमर इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल। सो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी, तो इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक ग्रोथ, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ या ग्रोथ ऑफ जीडीपी हम कैलकुलेट कर सकते हैं सेविंग्स का रेशियो डिवाइड बाय कैपिटल आउटपुट रेशियो, यानी ये एक फॉर्मूला इन्होंने दे दिया, और इन्होंने मेजरली किसके ऊपर फोकस किया कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कैपिटल मतलब एक तरीके से इन्वेस्टमेंट ही हो गई ना, तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट दो की फैक्टर रहेंगे जो कि ग्रोथ को मतलब मापने के काम आएंगे, उससे वो डिटरमिनेंट्स हैं, उसको ऊपर नीचे ग्रोथ ज्यादा हो रही है कम हो रही है, वो सेविंग्स और कैपिटल आउटपुट रेशियो के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर ग्रोथ की रेट कम है, यानी ग्रोथ हो ही नहीं रही है, तो डेफिनेटली एक क्यूमुलेटिव अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमें देखने को मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट है रिकॉग्नाइज करना कि जो स्ट्रेटेजी है to promote economic growth by forced savings was based on the assumption of special production function, कि forced saving मतलब आप बस सेविंग पे फोकस कीजिए, वो वाली सिचुएशन। सो इन्होंने, क्योंकि ये स्पेशल प्रोडक्शन फंक्शन के को अज्यूम करके इस चीज के मान के चल रहे थे कि फोर्स्ड सेविंग से भी ग्रोथ हो सकती है। ओके, सो पिक्यूलियर नेचर क्या था इस प्रोडक्शन का, कि जो स्पेसिफिक फ्रॉम द स्पेसिफिकेशंस दैट ओनली कैपिटल बट नॉट लेबर इज इंक्लूडेड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि ये मान रहे हैं कि सिर्फ जितना कैपिटल लगाओगे उसी को हम एक फैक्टर मान के चल रहे हैं, हम लेबर तो इन्होंने इंक्लूड ही नहीं किया ना, इन्होंने सिर्फ सेविंग और कैपिटल इंक्लूड किया। अब लेबर के ऊपर भी तो चीजें हो रही है ना, उसकी एजुकेशन है, वो बाकी चीजें हैं जो हम यहाँ पे कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये लेबर को एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही कंसिडर नहीं कर रहे। बट प्रोडक्शन जब हो रही है तो लेबर उसमें काम कर रही है, तभी तो प्रोडक्शन हो रही है ना, तो वो लेबर को इन्होंने इंक्लूड ही नहीं किया। ठीक है, इन्होंने ये भी अज्यूम किया कि जो लेबर और कैपिटल है वो सस्टेनेबल नहीं है प्रोडक्शन में, कि
सस्टेन्ड तरीके से नहीं चलेंगे ये, ठीक है। सो आउटपुट जो है डज नॉट इंक्रीज बाय अप्लाइंग मोर आउटपुट फॉर गिवन स्टॉक ऑफ कैपिटल। सो वो आउटपुट को जो है वो हम इस तरीके से इंक्रीज नहीं करेंगे। एक वारंटेड ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ जो है कि हाँ इतना तो होगा ही, तो जो वारंटेड ग्रोथ है उसको इन्होंने नाइफ एज बोला, धार की तरह, चाकू की धार की तरह बोला। एंड वो भी क्या है, एक अनस्टेबल ग्रोथ पाथ है, स्टेबिलिटी वहां पे या सस्टेनेबिलिटी वहां पर भी नहीं है। इन्होंने जो ये एक क्वेश्चन था कि इकोनॉमी कैसे फास्ट ग्रो कर सकती है, वो भी इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो सेविंग्स रेशियो एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो का क्या होगा, डिवाइड करके रेशियो ही होगा फर्दर। ओके, तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं, बस इसका ये हैरोल्ड डोमर का नाम याद रख सकते हैं। प्लस इन्होंने जो है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को फोकस में रखते हुए कि यही डिटर्मिनेंट्स हैं ग्रोथ के, यही ग्रोथ को डिटरमाइन करेंगे, और ये रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी कैसे कैलकुलेट करें, बस ये ध्यान रखिए। ओके, उसके बाद इन्होंने इसका आंसर तो दिया ही नहीं कि इकोनॉमी कैसे फास्ट ग्रो करेगी, एक्सप्लेन नहीं किया अच्छे से। उसके साथ साथ ही इस मॉडल में ये कंसर्न भी नहीं दिखाया गया कि जो वेरिएशंस हो रही हैं ग्रोथ रेट में वो स्पेस और टाइम के हिसाब से कैसे चेंज होंगी, वो भी इन्होंने नहीं बताया। अब जो इन्होंने नहीं बताया वो अगला मॉडल करेगा। तो नियो क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन, सोलो और स्वान ने ये मॉडल दिया था, जो वहां पे मतलब एक थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव ये लेके चलना चाह रहे थे, और इन्होंने रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल एक्यूमुलेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये रिलेशनशिप से रिलेटेड इन्होंने ये फंक्शन, ये जो मॉडल है अपना नियो क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन, ये मॉडल दिया। ओके, वहां पे क्या था, हम लेबर और कैपिटल रेशियोज जो है उनको चेंज नहीं कर रहे थे, यहां वो चेंज कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं चेंज करना। इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दिस मॉडल दैट बोथ जो कैपिटल इनपुट है पर वर्कर प्लस कैपिटल आउटपुट है पर वर्कर, वो सेम रेट से ग्रो करेंगे, यानी कि पर वर्कर कितना इनपुट दिया जा रहा है उसके साथ साथ उतना ही आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। अगर इनपुट ज्यादा है तो आउटपुट ज्यादा होगा, इनपुट कम है तो आउटपुट कम होगा। ओके, दूसरी चीज इन्होंने ये बोला कि ये चीज एफिशिएंसी जो है लेबर की वो इसलिए इंक्रीज हो रही है क्योंकि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो रही है, टेक्नोलॉजी जो है वो इंप्रूव हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। सो इन्होंने ये बताया कि ग्रोथ ऑफ इनकम पर कैपिटा आप उसको मतलब कांट बी सस्टेन्ड विदाउट कॉन्टिन्यूअस टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का होना जरूरी है, वो होगी तभी हम जो है वो इनकम पर कैपिटा को सस्टेन कर पाएंगे, इंक्रीज कर पाएंगे, जो ग्रोथ है ना उसको सस्टेन कर पाएंगे, एक जगह पे आके स्टॉप नहीं देखने को मिलेगा, वो ग्रोथ ही देखने को मिलेगी अगर टेक्नोलॉजी में सुधार होते रहे तो, ठीक है। बट ये जो टेक्नोलॉजी में सुधार वाली बात थी ना, ये इन्होंने एक्सोजीनियस बोला इस प्रोसेस को, यानी कि जो प्रॉब्लम क्या कर दी इन्होंने कि ये टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को एक्सोजीनियस बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर है ये, बल्कि ये हमारे ही हाथ में होता है, हम कितना इनोवेटिवली चीजों को सोच पाते हैं, राइट। सो जो ये अपने हैरोल्ड डोमर थे, इन्होंने क्या बोला था कि स्पेस और टाइम के बारे में इन्होंने कुछ बताया नहीं था कैसे वेरी करेंगे, बट ये बोल रहे हैं कि वो चीजें ग्रो करती ही रहेंगी और डिफरेंस जो है स्पेस और टाइम की वजह से नहीं होगा। सो ओवरऑल आप इतना समझ सकते हैं कि सबसे पहले जो हमारे ये वाला मॉडल था, ये इन्होंने सबसे पहले जो कंट्रीब्यूशन बताया था एजुकेशन का डेनिसन ने, वहां से ये थोड़ी सी चीज पता हो। देन हैरोल्ड और डोमर का एक मॉडल है जो कि फोकस करते हैं सेविंग्स रेशियो और कैपिटल आउटपुट रेशियो के ऊपर, उसको डिवाइड करके हम कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ ग्रोथ कितनी हो रही है। लेबर को ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड नहीं करते हैं तो सस्टेनेबल चीजें नहीं चल पाएंगी। और इन्होंने जो इसके बाद जो हमारे दूसरे आते हैं नियो क्लासिकल, उन्होंने जो है क्या किया, इसको टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस की इन्होंने बात की, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में जो है क्या चीजें होनी चाहिए, इन्होंने एक्सोजीनियस बोल दिया, ये एक मेजर चीज हो गई। अब आती है एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी, जो कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को क्या बोल रही है, एंडोजीनियस बोल रही है। ओके, सो ये एक अटेम्प्ट था जो इफेक्ट है स्केल इकोनॉमीज का, या जो एंडोजीनियस टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है वो कैसे ग्रोथ में हेल्प करता है। तो इसमें फिर हम पॉल रोमर, ये एरो और लुकास का नाम पढ़ते हैं तीनों का। ओके, ये मॉडल्स एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई करते हैं कि कैसे हम नई नॉलेज जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है उससे नई नॉलेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ये इन्होंने बताया। सो ओवरऑल ये सिर्फ इतना सा याद रखिए आप कि रोमर ने ये बोला कि एक इनहेरेंट कैरेक्टर मतलब आइडियाज होते हैं ना, वही तो चीजें आगे बढ़ाएंगे। सो वो आइडियाज से ये बात शुरू करते हैं कि जितना बढ़िया आइडिया होगा उतनी बढ़िया चीजें होंगी। और आइडियाज क्या होते हैं, वो उनकी इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो नॉन राइवलरस होते हैं। ये चीज हमने गुड और जो हमारे पढ़े थे ना, हमने पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड, जिसमें हमने दो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, एक राइवलरी और एक एक्सक्लूसिवनेस वाली। तो ये नॉन राइवलरस होते हैं, मतलब एक बार आइडिया आ गया दैट डजंट मीन कि वो और कोई यूज नहीं कर सकता, ठीक है। सो जो एक्सक्लूडेबिलिटी है वो इंडिकेट करती है डिग्री टू विच
अ गुड इज एक्सक्लूडेबल, यानी कितना एक्सक्लूसिव है वो, द डिग्री टू विच द ओनर ऑफ गुड कैन चार्ज अ फीस फॉर इट्स यूज, की ये हमारा आइडिया था, हमने चीजें शुरू की, सो बाकी अगर कोई इसको यूज करता है तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, वो उससे एक फीस चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। सो वो एक्सक्लूडेबिलिटी किस लेवल तक रहेगी वो फिर ओनर डिसाइड कर रहा है, बिकॉज आइडिया उसका था। ओके, सो यहाँ पे हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि ये जो प्रोसेस है प्रोडक्शन वाला, इसमें क्योंकि अगर एक बार आइडिया आपको आ गया तो उसके बाद एक फिक्स्ड कॉस्ट के साथ और एक कांस्टेंट मार्जिनल कॉस्ट जो है उसके साथ आप रिटर्न्स को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। कि आइडिया मुझे पता है इतना हो रहा है, जैसे जैसे नाम बढ़ेगा उन चीजों का वैसे वैसे मैं ज्यादा फीस चार्ज करने लग जाऊं कंपैरेटिवली। ओके, तो इनका कहना है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप और ज्यादा कमाने के चक्कर में एक परफेक्शन की तरफ बढ़ेंगे और वो परफेक्ट कंपटीशन जो है वो नहीं आना चाहिए। ओके, बट इनका वो चीज जो मैंने अभी बताई कि वंस आइडिया इज इन्वेंटेड, तो वो एक पर्सन या चाहे हजारों ने किया हो, बाद में कोई एडिशनल कॉस्ट उस पर देखने को नहीं मिलेगी, जो चीजें हमने एक बार बना दी कर दी उसके बाद, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं आइडिया क्या है, नॉन राइवल है, उसकी वजह से रिटर्न्स इंक्रीज होंगे, लेकिन वो रिटर्न्स इंक्रीज होते होते अगर हम एक पॉइंट पे नहीं रुकते हैं तो वो परफेक्ट कंपटीशन हो जाएगा, कि अगर आप बिल्कुल परफेक्ट कंपटीशन में बिलीव करेंगे तो उसकी वजह से रिटर्न्स और ज्यादा वो चीजें एक्यूमुलेट होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं, कि हमें मतलब होता है ना कि ये कौन डिसाइड करेगा, ये ओनर डिसाइड कर रहा है अल्टीमेटली। सो इसीलिए ये बोल रहे हैं कि ये एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, ये इंटरनल ही है जो कि ग्रोथ को क्या कर रहा है, ट्रैक कर रहा है, या उसकी वजह से ग्रोथ जो है वो अफेक्ट हो रही है। सो इसीलिए ये एंडोजीनियस ग्रोथ थियरी में आप इतना याद रखिए कि इन्होंने टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को एंडोजीनियस कंसीडर किया है, क्योंकि आइडियाज है और आइडियाज जो है वो नॉन राइवलरस और नॉन एक्सक्लूडेबल रहेंगे एटलीस्ट आफ्टर सम टाइम, क्योंकि एक पॉइंट के बाद तो ऐसा होगा ना कि कोई ना कोई उस आइडिया को यूज करेगा कुछ ना कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई करके, जिससे कि आप नहीं बोल सकते कि ये आपका आइडिया, ठीक है। सो ये एंडोजीनियस हो गया। तो ये जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए डेनिसन से लेके जनदन हार्बर से, उसके बाद जो हमने इससे एक्सोजीनियस वाली बात की, यहाँ पे ये ग्रोथ अकाउंटिंग में नियो क्लासिकल प्रोडक्शन की, देन एंडोजीनियस ग्रोथ थियरी की हमने बात की। सो आई होप आपको इतना समझ आया होगा, बस थोड़ा सा दिमाग में 1-2 बार जाएगा तो थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाएगा इसका। उसके बाद अगर हम एजुकेशनिस्ट के पर्सपेक्टिव से देखें, सो ऑब्वियसली एजुकेशन एक क्रूशियल फैक्टर रहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी भी कंट्री का। अगर हम सोचें वेल एजुकेटेड पॉपुलेशन अगर होगी, एजुकेशन अच्छे से दी हुई होगी, सो कंपैरेटिवली बेटर ग्रोथ, बेटर प्रोडक्टिविटी, बेटर कॉम्पिटिटिवनेस जो है हमें देखने को मिलेगी, और हम बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं जब ग्लोबल इकोनॉमी की बात आएगी। हम सबके लेवल पे compete कर पाएंगे अगर हमारी पॉपुलेशन एजुकेटेड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा हाई होना चाहिए। ओके, एजुकेशन बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है किसी भी इंडिविजुअल का वर्कफोर्स में, क्योंकि वहां पे वो उनकी स्किल्स को एनहेंस करते हैं, नई टेक्नोलॉजी अडेप्ट हो रही है, इंडस्ट्रीज आ रही हैं, सो उस वजह से एजुकेशन की वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज देखने को मिलेगा, हमें इनोवेटिव आइडियाज देखने को मिलेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप देखने को मिलेगी, प्लस इंप्रूव्ड गवर्नेंस भी देखने को मिलेगी, पढ़े लिखे लोग होंगे तो। यानी कि हमें ये समझ आ रहा है कि जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी और हम ग्लोबल लेवल पे compete कर पाएंगे। यानी कि अब एक और नया टॉपिक निकल के आता है इसी बात से, एजुकेशन एज इन्वेस्टमेंट। ओके, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। सो यहां तक हमने समझ लिया कि हाँ, एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और हिस्ट्री में भी यही चीजें बोली गई हैं कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अगर आपको कुछ भी याद ना रहे तो बस इतना याद रखिए, ऑब्वियस सी बात है कि एजुकेशन ज्यादा होगी, लोग एजुकेटेड होंगे, सो इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज्यादा होगी। ओके, इतना भी ध्यान रहेगा तो भी आप जो है कॉन्फिडेंस के साथ उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे थोड़ा लॉजिकल वे में। ठीक है जी। सो एजुकेशन एज इन्वेस्टमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अब तक सब चीजें समझ आई हो, समझ नहीं आई तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।